नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। देखो, आज काफ़ी दिनों से सोच रहा था थर्ड ईयर का वीडियो बनाने की। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपनी यूनिट फर्स्ट, छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, किताब भी छोटी सी है, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर अपना हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार, HSAB। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपन इसको अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर की यूनिट्स है तुम्हारी, 5-6 दिन में हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखोगे। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में मैं नोट्स भी लिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आराम से नोट्स लिखते चलो, समझ लो, समझने के बाद नोट्स लिख लो, ठीक है। अपन शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है तुम्हारे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज। एक तरह से इसमें क्या एसिड और बेस है। हम लोग एसिड और बेस अभी जस्ट सेकेंड ईयर में पढ़ के आए, एसिड और बेस कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी अपन ने अम्ल की और क्षार की। आर्हेनियस की देखी थी, वहां ब्रांस्ट एंड लोरी की देखी थी, लुईस की देखी थी, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट देखा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर भी ये बच गए। इतनी सारी डेफिनेशंस देखने के बाद में भी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या बताया गया है वो अपन अच्छे से समझेंगे। देखो, यहां पर मैं बात करूंगा, आप लोग लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो। वहां पे लुईस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि लुईस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू लुईस कौन एसिड थे कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती थी, और अपन बोलते थे कि वे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनको तो अपन ने क्या बोला, लुईस एसिड बोला। और वहां पर अपन ने बोला था कि जितने भी धनाइन होते हैं, जितने भी कैटाइंस होते हैं, वो क्या है, वो क्या थे अपने एक तरह से लुईस एसिड थे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले वो भी क्या थे अपने, वहां पर अपन एग्जांपल देखे थे AlCl3, BF3 और तुम्हारा ZnCl2, FeCl3, ये सब क्या थे, लुईस एसिड थे। उसी प्रकार लुईस बेस की जब बात करते थे तो वहां क्या बोलते थे कि वे पदार्थ जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म देते हो, उसको अपन बोलते थे लुईस क्षार, ठीक है। अब लुईस क्षार की बात कर ली अपन ने, लुईस एसिड की बात कर ली। अब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ के आए हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन पढ़ते थे, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लो, इसमें एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। अब इस मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होता क्या है कि जो एक जो स्पीसीज होती है वो तो इलेक्ट्रॉन लेती है और एक स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है। तो अपन देखते हैं कि जो मेटल होता है अपना, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। लुईस ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको तो क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको एसिड बोलते हैं। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी जो मेटल्स होते हैं, अपन देखते हैं इस पे चार्ज भी होता था, जिनको चार्ज होता था ना, 0 चार्ज हुआ, +1 +2 चार्ज होता था। तो यहां पर ये केटाइन है, तो अपन बोलेंगे कि जो मेटल्स है ना, इसको अपन बोल रहे हैं एसिड और इसको बोलेंगे अपन बेस। एसिड और बेस हो गया। बट यहां पर क्या हुआ, अपन तो अब तक पढ़ के आए ओनली एसिड और बेस। यहां चैप्टर का नाम क्या, हार्ड एंड सॉफ्ट एंड एसिड एंड बेसेज, कठोर एवं मृदु अम्ल, हार्ड एसिड हार्ड बेस, ठीक है। हार्ड एसिड हार्ड बेस, इसी प्रकार से सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। ये जो तुम्हारे एसिड्स है ना, उनको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, हार्ड एंड सॉफ्ट में, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़े थे, यहां पर भी वैसे जो मेटल लिगेंड में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अपना स्टेबल होगा, इसमें बॉन्डिंग कहां अच्छी होगी, उसके आधार पर आर्लैंड, चेट और डेविस, 3-4 साइंटिस्ट थे, चेट और डेविस, इन्होंने इन मेटल्स को 2 वर्गों में बांट दिया, 2 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप A मेटल्स, ग्रुप B मेटल्स। अभी मैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि जितने भी मेटल्स थे तुम्हारे, उनको 2 वर्गों में बांट दिया, 2 ग्रुपों में बांट दिया, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में कौन से मेटल्स आएंगे, ग्रुप B में कौन से मेटल्स आएंगे, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अपन को पता करना है कि ये प्रॉपर्टी जिन मेटल्स में पाई जाएगी वो ग्रुप A के होंगे, और जो दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा वो अगर किसी में पाई जाती है तो वो ग्रुप B के होंगे। तो अपन को अब ये पता करते हैं कि ग्रुप A में कौन कौन सी मेटल्स आएगी और ग्रुप B में कौन कौन सी मेटल्स आएगी। आप लोगों को थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होगा। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फिर अपना बीच में D आता है, P आता है और नीचे F ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो मैं S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं। S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु या एल्कलाइन मेटल्स, और सेकंड ग्रुप को बोलते थे क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये बोला जाता है कि ग्रुप ए में वे मेटल्स आते हैं जिनकी साइज, जैसे अपन बोले ना साइज, छोटी साइज होती है,
तो यहां पर अपन वर्ग ए की बात करते हैं कि जितने भी तुम्हारे क्षारीय धातु आयन, एल्कलाइन मेटल आयन होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन होंगे, क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, और कुछ संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आएंगे। कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे? हल्के संक्रमण तत्व जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मतलब शुरुआत वाले आ सकते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है, हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहां लिख रखी है ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए के धातु आयन कौन कौन से होंगे? क्षारीय धातु आयन, मतलब क्षारीय धातु आयन का मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप का अपन बोलते हैं ना एल्कलाइन मेटल्स आएंगे। उसके बाद क्षारीय मृदा धातु आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाईली ऑक्सीडेशन अवस्था में, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, हल्के संक्रमण, लाइट वेट के क्या आ गए यहाँ पर? ट्रांजिशन मेटल्स भी आ गए। जैसे एग्जांपल्स की बात करूं, टाइटेनियम है, इसमें आ गया तुम्हारा फेरस आ गया, Fe+3 आ गया, कोबाल्ट +3 आ गया, H+ आ गया, बेरिलियम +2 आ गया, ये सब इसी में आते हैं। उनकी जो साइज होती है वो भी क्या होती है? छोटी होती है। इसी प्रकार बात करूं अगर मैं ग्रुप बी के धातु आयंस की, फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जस्ट इसके अपोजिट अपन बोलेंगे, यहाँ पर तो क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन तो आ गए, यहाँ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के संक्रमण धातु आयन लिखित, यहाँ पर अपन बोल रहे हैं भारी संक्रमण धातु आयन बोलेंगे, और बोल सकते हैं वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं मैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे यहाँ पर अपने इनकी देखें तो यही वाले होते हैं कि जैसे ये क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन वगैरह होते हैं, अपन क्या बोलते हैं? ये कम घनत्व वाले होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इसके जो गुण है ना, ये गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है कि ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं। क्या? कम घनत्व वाले हल्के तत्व। तो सीधी सी बात, डी मास अपन वॉल्यूम, आराम से आप लोगों को पता है डेंसिटी क्या होती है। साइज छोटी होती है, इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने पढ़ा फजांस रूल, फायांस के नियम पढ़े थे अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर, मैंने पढ़ाया था, अच्छे से पता है मुझे। वहां पर केटाइन और एनाइन लेते थे और अपन बोलते थे एक तो पोलराइजेबिलिटी देखते थे और एक पोलराइजिंग पावर, और अपन बोलते थे कि केटाइन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर उच्च होती है, हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। और ये बोला जाता है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या कक्षक आसानी से विकृत नहीं होते, डिस्टोर्टेड नहीं होते, क्योंकि साइज छोटी है, न्यूक्लियस की पकड़ में होते हैं पहले से। और अपन देखते थे कि जो अपना एनाइन होता था, जिसकी साइज बड़ी होती थी, वो आसानी से डिस्टोर्टेड हो जाता था। मतलब जिसकी साइज बड़ी होती है, जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वो आसानी से डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। कि ये जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा में देख लो, ग्रुप बी में देख लेते हैं अपन। यहां पर अपन ने बोला कम घनत्व वाले होते हैं, तो अपन बोलेंगे हाईली डेंसिटी वाले होते हैं। यहां पर अपन ने बोला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपन बोल देंगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। हल्के संक्रमण धातु आयन है, तो अपन बोल देंगे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है इनकी। और अपन बोल सकते हैं कि इनकी डेंसिटी उच्च होती है, जैसे आकार, तो यहाँ साइज बड़ी बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर कम होगी इनकी, और इनके बाह्यतम का इलेक्ट्रॉन आसानी से डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। तो ये ग्रुप बी के धातु आयंस थे। ठीक है, अब मैंने बात कर ली मेटल्स आयंस की, तो बात कर ली मेटल्स आयन में कौन आते हैं तुम्हारे? आएंगे, अपन को पता है एसिड्स आएंगे। अब इसी प्रकार से इसमें क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसी प्रकार से जो लिगेंड्स थे ना, उनको भी उन्होंने क्या करा, दो भागों में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब उन्होंने बोला कि ग्रुप ए में हम उनको ले रहे हैं जो ग्रुप ए के मेटल साइंस के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और जबकि ग्रुप बी में उनको ले लिया जो किसके साथ बॉन्ड बनाते थे, ग्रुप बी के साथ बॉन्ड बनाते थे, उनको ले लिया इन्होंने। तो इसी प्रकार से अपन यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन नोट्स की शुरुआत कर लेते हैं। आप लिखो, क्योंकि समझाने में काफी टाइम लग जाएगा। मैं जैसे जैसे समझाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको लिखाता जाऊंगा। आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लो, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेज, कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार, HSAB। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालो आराम से, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता लुईस एसिड और लुईस क्षार किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो लुईस संकल्पना लिख लो सबसे पहले। उसके अंदर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं एक बार, लुईस संकल्पना, लुईस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, लिखो इसमें लुईस संकल्पना, इसमें लिखो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें हम लुईस अम्ल कहते हैं, उन्हें हम लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे
धनायन कैटाइन्स, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स कंपाउंड्स आदि। ये अपने सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ लिया था, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। आदि। इसके बाद लिखो नीचे, जबकि, या पैराग्राफ चेंज नहीं करा हो तो ऐसे लिख लो, लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो 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 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान कर देते हो, उन्हें हम लुईस क्षार कहते हैं। जैसे जैसे एनाइंस, रिनाइन, रिनाइन हो गया, वह H2O, NH3 आदि, जिनके पास लोन पेयर है वही तो देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वही तो देंगे आदि, ठीक है। यह तो हो गई तुम्हारी लुईस संकल्पना की बात, लुईस के अनुसार एसिड कौन और बेस कौन है। अब अपन बात करेंगे इनकी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की। लिखो इसमें, पैराग्राफ चेंज करके लिख देना, बंधों के आपेक्षिक रिलेटिव स्टेबिलिटी, बंधों के आपेक्षिक स्थायित्व अर्थात बंधन की वरीयता तथा अभिक्रियाओं की दिशा की रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, तथा अभिक्रियाओं की दिशा डायरेक्शन का अनुमान लगाने के लिए, गेस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए धातु आयनों तथा लिगेंडों को, मेटल आयंस एंड लिगेंड्स, धातु आयनों तथा लिगेंडों को आर्लैंड, चेट एवं डेविस नामक वैज्ञानिकों ने 1958 में 1958 में दो समूहों ए तथा बी में विभाजित किया, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, नीचे, उप सह संयोजन यौगिकों में, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सह संयोजन यौगिकों में धातु आयन, मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। उप सह संयोजन यौगिकों में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। उप सह संयोजन यौगिकों में धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए अम्ल कहलाते हैं, जबकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए उन्हें हम क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं, इसलिए उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब नीचे लिखो, आर्लैंड व सहयोगियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। नीचे लिखो, आर्लैंड, अब सहयोगी कौन थे, चेट और डेविस वगैरह, आर्लैंड एवं
सहयोगियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। क्लासिफिकेशन किया उसका, वर्गीकरण निम्न प्रकार है। वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो निम्न प्रकार है, इसमें लिखो सबसे पहले समूह ए के धातु आयन या वर्ग ए के धातु आयन। सबसे पहले लिखो, हेडिंग डाल दो, वर्ग ए के धातु आयन या समूह ए के धातु आयन। इसमें कौन कौन से आते हैं तो मैंने बता ही दिया, इसमें कौन कौन से आते हैं। तुम्हारे क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, हल्के संक्रमण तत्व आते हैं, जबकि इधर कौन आते हैं, भारी संक्रमण तत्व। ठीक है, तो लिखो इसमें क्षारीय धातु आयन कौन कौन आते हैं वो बता रहा हूं मैं। क्षारीय धातु आयन, क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु आयन। कोमल लगा लगा के लिखते चलो। सबसे पहले क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु आयन, जैसे टाइटेनियम +4, Fe+3, कोबाल्ट +3 तथा H+ इस वर्ग में आते हैं, इस वर्ग में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। नीचे लिखो, इन आयनों में निम्न अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उनकी बात कर रहा हूं। इन आयनों में निम्न अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मतलब कि इनके द्वारा ये मिलती है। जब भी अपन इसको ग्रुप ए में शामिल करेंगे, लिखो इसमें फर्स्ट लिखो, छोटे छोटे पॉइंट है, लिखो ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं। ये लो डेंसिटी वाले लाइट वेट एलिमेंट्स होते हैं। ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं। ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं। सेकंड लिखो, इनका आकार छोटा होता है। सेकंड लिखो, इनका आकार छोटा होता है, स्मॉलर साइज होती है। थर्ड लिखो, इनकी ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर उच्च होती है। इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, हाई पोलराइजिंग पावर रखते हैं ये। इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। फोर्थ लिखो, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। और फिफ्थ लिखो, इनके बाह्य इलेक्ट्रॉन या कक्षक आसानी से विकृत नहीं होते, डिस्टोर्टेड नहीं होते। इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आसानी से डिस्टोर्टेड नहीं होते हैं, आसानी से डिस्टोर्टेड नहीं होते हैं। कहलाते हैं। ये देखो बात हो गई ग्रुप ए के एलिमेंट्स की। और मैं बोल रहा था कि ग्रुप ए और बी में जैसे मेटल साइंस को बांटा, वैसे जो लिगेंड्स हैं उनको भी दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए के लिगेंड, ग्रुप बी के लिगेंड्स। तो अपन ग्रुप ए के मेटल आयंस के नीचे जस्ट लिखेंगे ग्रुप ए के लिगेंड। तो मैं एक बार बात कर लेता हूं ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो लिगेंड्स हैं उनके बारे में। ये बोला जाता है कि जैसे नाइट्रोजन है, NH3 हुआ तुम्हारा और H2 हुआ, तो वो क्या करते हैं कि ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनती है उनकी। क्या बोला मैंने कि मैंने बोला H2O तुम्हारा एमिन हो गया, NR3 हो गया, फ्लोराइड्स हो गए, ये क्या होते हैं ग्रुप ए के एलिमेंट्स के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको ग्रुप ए में रख दिया। और जो ग्रुप बी के मेटल्स के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाते थे उनको यहां रख दिया। अब ये कैसे पता चला, तो यहां पर एक स्थायित्व स्थिरांक होता है, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसके आधार पर चेक कर करके देखा कि कौन तो ग्रुप ए के एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ
बॉन्ड अच्छे से बनाता है और कौन ग्रुप बी के मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो वहां स्थायित्व स्थिरांकों को देखा, जिसका स्थायित्व स्थिरांक जिधर की साइड ज्यादा आ रहा था उनको इधर की साइड रख दिया और बाकी को इधर की साइड रख दिया। तो इनका अपन ऑर्डर देखेंगे, जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन व पास और सल्फर, नाइट्रोजन पासफोरस हुआ, इसी तरह से ऑक्सीजन सल्फर हुआ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो अपन बोलते हैं कि जिनकी साइज छोटी होती है वो इनके साथ आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें ग्रुप ए के धातु आयनों के साथ, ग्रुप ए के धातु आयनों के साथ ग्रुप ए के धातु आयनों के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाने वाले लिगेंड, सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाने वाले लिगेंड, कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड समूह ए के लिगेंड कहलाते हैं। इसके साथ कौन आएंगे? ग्रुप ए के लिगेंड्स किनको बोलेंगे? जो इनके साथ अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप ए के लिगेंड कहलाते हैं। जैसे जैसे अमोनिया, अमोनिया एमिन, अमोनिया NH3, एमिन NR3, अमोनिया एमिन, जल तथा फ्लोराइड, जल वाटर तथा फ्लोराइड लिगेंड संकुल बनाने के लिए, लिगेंड संकुल बनाने के लिए बेरिलियम +2 टाइटेनियम +4, बेरिलियम +2 टाइटेनियम +4 तथा कोबाल्ट +3 तथा कोबाल्ट +3 को वरीयता देते हैं, को वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं इनके साथ बॉन्ड बनाने की, को वरीयता देते हैं। वर्ग ए के धातु आयनों के साथ, लिखो आगे, वर्ग ए के धातु आयनों के साथ, वर्ग ए के धातु आयनों के साथ, वर्ग ए के धातु आयनों के साथ इनके संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार है। वर्ग ए के धातु आयनों के साथ इनके संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार है। देखो बात कर रहे थे प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये इस ग्रुप में होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन वाले ग्रुप में देखें, ये ऑर्डर है। ठीक है, कोई ऐसा वो पर्टिकुलर कुछ भी नहीं। नाइट्रोजन के अंदर अभी थोड़ी नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के साथ वो बोलेंगे जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला आया तो कौन अच्छे से बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि अपना लोन फेयर आसानी से डोनेट कर देगा ना, जो लोन फेयर अपना आसानी से डोनेट कर सके, उनकी बात कर रहा था। ये वाला ऑर्डर लिख लो एक बार, का क्रम निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है तो हेडिंग डाल दो वर्ग बी के धातु आयन, वर्ग बी के धातु आयन, वर्ग बी के धातु आयन। इसमें लिखो वर्ग बी के धातु आयन, इस वर्ग में भारी संक्रमण धातु आयन आते हैं, इस वर्ग में भारी संक्रमण धातु आयन आते हैं, भारी संक्रमण धातु आयन आते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, जैसे जैसे Cu प्लस Ag प्लस Hg2+2, Cu प्लस कॉपर प्लस Ag प्लस Hg2+2, Pd+2, Pt+2 आदि। क्योंकि अपन को पता है ये हैवी होते हैं, हैवी का मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर अपन देखते हैं ना, ये कौन से ग्रुप, ये तो अपना हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, ये कौन से का हो गया सेकंड थर्ड ट्रांजिशन के आदि। वर्ग बी के धातु आयनों में, वर्ग बी के धातु आयनों में निम्न अभिलक्षण पाए जाते हैं, निम्न अभिलक्षण पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, निम्न अभिलक्षण या निम्न गुण पाए जाते हैं।
और गुण के अंदर अपन क्या करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। निम्न गुण पाए जाते हैं। निम्न गुण पाए जाते हैं, लिखो इसमें। ये उच्च घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं। ये उच्च घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं। और अपन ने डेंसिटी देख ली थी इन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। मैंने नहीं तो किसी और ने बताया होगा, पर बता दिया होगा। ये उच्च घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, साइज बड़ी होती है, इनका आकार बड़ा होता है। इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अथवा कक्षक आसानी से विकृत हो जाते हैं, डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अथवा कक्षक आसानी से विकृत हो जाते हैं। इनकी द्रवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर कम होती है। इनकी द्रवण क्षमता कम होती है। इनकी द्रवण क्षमता कम होती है। इनकी द्रवण क्षमता कम होती है। तो ये बात हो गई ग्रुप बी के मेटल आयंस की। अब इसी प्रकार से अपन जैसे यहाँ पर ग्रुप ए के लिगेंड लिखे, उसी प्रकार से ग्रुप बी के लिगेंडों की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल दो इसके जस्ट नीचे, वर्ग बी के लिगेंड। हेडिंग पहले नहीं डाली थी ना, चलो डालो चाहे नहीं डालो, कोई बात नहीं। वर्ग बी के जो लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस वर्ग में उन लिगेंडों को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में उन लिगेंडों को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ग बी के धातु आयनों के साथ प्रायिकता से संकुलन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। प्रायिकता से संकुलन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। प्रायिकता से अभिक्रिया संपन्न करते हैं। जैसे ये क्या है, PR3 क्या होता है, पोस्पिन होती है ना तुम्हारी। जैसे पोस्पिन एवं R2S थायोईथर है, ये थायोईथर आदि जैसे लिगेंड वर्ग बी के धातु आयनों के साथ प्रायिकता से संकुलन करते हैं। कि ये जो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, ये तुम्हारी PD, PT इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। प्रायिकता के साथ संकुलन करते हैं। वर्ग बी के लिगेंडों के धातु आयनों के साथ वर्ग बी के धातु आयनों के साथ संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार है। संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है, तो इधर लिख लो आप, निम्न प्रकार है। लेकिन जो अपन ने लिखा था ना उसको अपन उल्टा कर रहे हैं। ये ऑर्डर है इसका, इसको लिख लो। प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार है। ठीक है, लिख लिया। तो ये बात हुई ग्रुप ए और ग्रुप बी के धातु आयंस की। अभी मैंने तो हार्ड सॉफ्ट कुछ भी नहीं बोला,
बट इन्हीं में से कुछ को हार्ड बोलेंगे, कुछ को सॉफ्ट बोलने वाले हैं, क्योंकि आगे साइंटिस्ट आएंगे। पियर्सन ने इन जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स और ग्रुप बी के एलिमेंट्स है उनमें से कुछ को तो बोल दिया हार्ड बोल दिया और कुछ को बोल दिया सॉफ्ट। तो वहां पर अपन देख लेंगे कि जो एसिड्स है उनको तो हार्ड एसिड्स बोल देंगे, और जो सॉफ्ट इधर की साइड आएंगे जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो अपन को ये पता होना चाहिए ग्रुप ए के कौन से बोलेंगे हार्ड बोलेंगे या सॉफ्ट बोलेंगे, ग्रुप बी को हार्ड बोलेंगे या सॉफ्ट बोलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपके रेस्पॉन्स का वेट करूंगा, अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो रेगुलर वीडियो बनेंगे मेरे, और हो सकता है 5-10 दिन में यूनिट खत्म हो जाएगी। आज तो कम में टाइम का वीडियो बना है ये, आगे आधे घंटे से 40-45 मिनट की वीडियो बनेंगे। ये यूनिट 5-6 दिन में खत्म हो जाएगी तुम्हारी, छोटी सी यूनिट है इनऑर्गेनिक की। इसके बाद मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, और 2 यूनिट होने के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छे से देखना और अच्छे से रेस्पॉन्स देना। वेट करता हूँ आप लोगों का।